पहले तो मैंने ये सोचा कि वो जो चीज मैंने दूर सहरा में देखी वो एक परछाई थी, मेरा पुलेखा था। लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ वो शायद ही कभी मैं भूल पाऊं। मेरे उस छोटे से टेंट में वो काला धुआं और उस काले धुएं में मंडलाती वो दो लाल आंखें। अगर मैं उस रात अपने गिर्द वो हिसार ना बांधता तो मुझे तो इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। शायद मैंने इसी तरह मरना है। दोस्तों, आज का वाकया बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज का वाकया भेजने वाला न सिर्फ मेरे बचपन का दोस्त है मगर हमारे पाकिस्तान आर्मी का एक ऑफिसर भी है। और वो इस वाकये में बताते हैं कि उनकी जिंदगी में ये पहली बार थी जब उन्होंने एक जिन अपनी आंखों से देखा। कहानी के लिए हम इनका नाम आतिफ रखते हैं। आतिफ बताते हैं कि जब वो लेफ्टिनेंट से कैप्टन प्रमोट हुए तो उनकी ड्यूटी 41 दिन के लिए सिंध के एक नवाई इलाके में लगी। ये सिंध का मशहूर थर पारकर डेजर्ट था। दोस्तों, इस डेजर्ट का किस्सा पुरानी हिंदू किताबों में भी हमें मिलता है। इसका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया या बरे सगीर से नहीं मगर इस इलाके से तब से है जब हजरत ईसा का नज़ूल भी नहीं हुआ था। इट इज मोर देन 2000 years old। 2000 कबलस मसीह में भी ये सहरा पाया जाता था। अक्सर जगहों के बारे में तो ये कहते हैं कि वहां से पहले कुछ समंदर गुजरता था, मगर इस थर पारकर के बारे में ये कहा जाता है कि आज भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गैर मखलूक रहती है। इंसान चंद गिने चुने मकामात पे अपने छोटे छोटे कस्बों में बसते हैं और बाकी के थर पारकर में शायद कुछ और ही मखलूक रहती है। हमारे दोस्त आतिफ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आतिफ बताते हैं कि वो उन लोगों की पोस्टिंग 41 दिन के लिए एक बहुत ही पुरानी आउटपोस्ट पे हुई। यह आउटपोस्ट थर पारकर के उस मकाम पे वाक़या थी जहां पर दूर दूर तक ना तो पानी था ना तो इंसानी चेहरा कोई नजर आता था। ये वो जगह थी जहां पे चारों ओर नजर दौड़ाने पर आपको एक दरख्त भी ना नजर आता था। कभी दूर पार रात में किसी गीदड़ के चिल्लाने की आवाज आती, कभी रात में चंद झींगरों की आवाज रात के सन्नाटे को तोड़ती। लेकिन वैसे मामूल के मुताबिक 8 बजे के बाद हवा भी न चलती थी। वो बताते हैं कि यहाँ पे इतनी खामोशी थी कि उनको अपने दिल के धड़कन की आवाज भी महसूस होती थी। यहाँ पे इतनी खामोशी थी कि अगर दो शख्स यहाँ पर आपस में बात करने लग पड़ते तो इस खामोशी को चीरती हुई उनकी आवाजें दूर कई कोसों तक सुनाई देती। इस जगह का नाम रंगछानी बताया जाता है और ये थर पारकर डेजर्ट के दिल में मौजूद एक ऐसी वादी है जहां पर आज भी बहुत पुरानी कदीम सिविलाइजेशंस के कुछ निशानात बाकी हैं। टाइम पास करने के लिए इन जगहों को आतिफ जाते, देखते, इलाके की मॉनिटरिंग करते, अपनी जीप में बैठे ड्राइवर को कभी कहाँ जाने को कहते तो कभी कहाँ। लेकिन बिलाखिर इंसानी फितरत है कि हर जगह जब रेत और खामोशी मिले तो इंसान किताबों का सहारा लेता है। आतिफ बताते हैं कि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही करना शुरू किया। वो रात को अपने पुराने बैग को खोलते हैं और इसको अनजिप करने के बाद वो एक अपना पसंदीदा नॉवल निकालते हैं। आतिफ बताते हैं कि मैंने अपनी आदत बना ली कि मैं इस नॉवल को डेली एक कहानी की तरह पढ़ने लगा और इसमें लिखी एक एक लफ्ज की एक एक कहानी
फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने चलना शुरू हो गई। वो कहते हैं कि मैं समझने लगा कि मैं अपने बचपन में चला गया हूं, कि जब टीवी ना होता था, जब ऐसी चीजें जो गेम्स, प्ले स्टेशंस, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, ये चीजें दे वर नॉट अ टच अवे। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ किताबें हमारा साथ दिया करती थी। 8 बजने के बाद आतिफ खाना खा लिया करते और अपनी वॉक करने के बाद उन्होंने एक रिचुअल सा बना लिया। वो किताब को तब तक पढ़ते जब नींद उनकी आंखों में भर ना जाती। इसी तरह एक रोज आतिफ शाम को खाना खाने के बाद अपने टेंट में जाते हैं। इस रोज आतिफ की तबीयत थोड़ी खराब थी, न इनकी घर बात हो पाई थी और इनके सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। ये अपने संतरी को कहते हैं कि मुझे पैनाडॉल और पानी का एक ग्लास ला दो। रेत में दौड़ता वो लड़का दूर कहीं किसी मेडिकल टेंट में जाता है और भागता हुआ दवाई लेकर टेंट के बाहर आ जाता है। आतिफ बताते हैं कि ये आंखें बंद करके अपने इस छोटे से बिस्तर पर लेट गए और अपना हाथ बिस्तर की एक तरफ लटकाए रेत को हाथ में छूने लगे और अपने आप को ये बताने लगे कि इसके बाद शायद इस इलाके में तुमने कभी भी नहीं आना, तो अपने आप को इस चीज का आदी करो। अभी सिर्फ 11 दिन हुए थे। आतिफ को दूर कहीं किसी गीदड़ की आवाज आती है। यह आवाज आहिस्ता आहिस्ता उनके टेंट के करीब आती जाती है और वो समझते हैं कि शायद कोई जंगली जानवर है। आतिफ कहते हैं कि मैं ये सोच रहा था कि ये लड़का इतना लेट कैसे हो गया, ये टेंट तो बहुत करीब करीब है। आधा घंटा गुजर जाता है। आतिफ कहते हैं मैं गुस्से में टेंट से बाहर निकलता हूं। अंधेरी रात थी, दूर दूर तक कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। मेरे साथ वाले सिपाहियों के टेंट तो बिल्कुल मेरे टेंट के सामने खड़े थे, मगर आतिफ अपने टेंट के अंदर वापस जाते हैं और अपनी फ्लैशलाइट यानी टॉर्च उठा के बाहर लाते हैं। वो टॉर्च चारों ओर घुमाते हैं, मगर उनको कुछ भी नजर नहीं आता। उनको ऐसे लग रहा था कि सहरा के अंदर वो सिर्फ अकेले हैं या शायद अकेले इंसान हैं। आतिफ तभी दूर फ्लैशलाइट को लहराते हैं तो हर जगह वो लाइट दूर दूर तक फैल रही थी। जाहिर है, मैंने आपको पहले बताया कि वहां ना कोई दरख्त था, ना कोई जानवर। किसी जानवर की आवाज भी आती तो वो दूर से आया करती थी। तभी वो लाइट किसी चीज पे जाकर ठहर जाती है। आतिफ कहते हैं कि मैं उसको गौर से देखने लग पड़ता हूं। मैंने जब उसको बहुत ही गौर से देखा तो मुझे ऐसे लगा मेरे से करीबन 700-800 मीटर दूर एक 12 से 14 फुट का एक साया खड़ा था और इस साये की 2 लाल आंखें भी थीं। ये साया मेरी ओर देख रहा था। वो आवाज किसी गीदड़ की नहीं थी। वो आवाज इस साये के अंदर से आ रही थी। आतिफ कहते हैं कि मेरा दिल कुछ तेज धड़कने लगा और मैं ना चाहते हुए भी इस साये की तरफ चलने लगा। जब थोड़ा ही दूर चला था तब पीछे से मेरे कंधे पे किसी ने आके जोर से हाथ रखा। सर कहाँ जा रहे हैं सर? सर किधर जा रहे हैं सर आप? कहीं नहीं। किधर आ गए थे तुम? मैं तो तुम्हें दवाई लेने भेजा था, इतनी देर लगा दी। आतिफ कहते हैं जब उस संतरी ने मुझे गौर से देखा तो डरते डरते मुझसे कहने लगा कि सर आप पिछले 10 मिनट से उसी डायरेक्शन में टॉर्च लिए किसी चीज की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको काफी देर से पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं।
आतिफ कहते हैं मैंने गुस्से में कहा कि मैं तो सिर्फ 3-4 कदम बाहर निकला हूं, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा टेंट बहुत बहुत दूर हो चुका था। मेरे सिपाहियों के टेंट भी मेरे टेंट के बिल्कुल बराबर में लगे थे। मैंने बहुत ही अजीब फील किया, और शायद बुखार की वजह से मुझे ऐसे लगा कि मेरे दिमाग ने मुझे परछाइयां दिखानी शुरू कर दी हैं। मैंने उससे गोलियां ली और गुस्से से अपने टेंट की जानिब जा पड़ा। संतरी ने मेरे लिए एक दूध का गिलास भी ला रखा था। मैंने वो दूध का गिलास आधा पिया, 2 गोलियां ली और अपने बेड पे लेट गया। आधा घंटा गुजरा था। आतिफ कहते हैं मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे टेंट के अंदर धुआं ही धुआं है, जैसे घुटन हो रही है। तो मैंने एक तरफ से जिप खोलने के लिए टेंट के कोने को जमीन से हटाया। तभी वह धुआं जैसे इकट्ठा होकर वही लंबा चौड़ा साया बन गया, और उसने उन 2 लाल आंखों के साथ उसी गीदड़ की आवाज निकाले मेरी आंखों में आंखें डाल के देखना शुरू कर दिया। तभी मेरी जबिल्लत ने मेरे जिस्म पे हावी पा लिया। इंस्टिंक्ट टेक्स ओवर, और मैंने जितने कलमात आते थे मैंने पढ़ना शुरू कर दिए। ये साया मेरे करीब से करीब तर आता गया, और एक वक्त तो ऐसा था जब मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरी गर्दन दबोचने की कोशिश कर रहा हो। मैंने ऊंचे ऊंचे आवाज में बावाज़े बुलंद अपने कुरान की तलावत करनी शुरू की। जिस आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार से ये साया मेरे टेंट के गिर्द आया था, उसी आहिस्ता रफ्तार से ये साया खत्म हो गया। आतिफ कहते हैं मैं कब बेहोश हुआ मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। होश आने पे जब आंखें खुली तो मेरे इर्द गिर्द 3-4 सिपाही खड़े थे। मेरे जूते भी उतरे थे, मेरी जुराबें भी उतरी हुई थी, मेरे सर पे ठंडी पट्टियां रखी हुई थी, और पास ही मौजूद नर्सिंग सिपाही ने मुझे एक ट्रिप भी लगा रखी थी। उसने मुझे ये बताया कि साहब आपको 103 का बुखार है और आप पिछले 45 मिनट से अपनी पूरी आवाज में चीख रहे थे। मैंने गुस्सा किया और मैंने उससे बताया कि ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हो। पहले वो सिपाही मुझे कहना शुरू हो गया कि मैं किसी सिमत में चलना शुरू हुआ। मैंने टॉर्च घुमाई, तुम में से किसी का टेंट नहीं था। फिर अब तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं चीख रहा था। क्या अजीब सी बकवास है ये। तभी इलाके का एक मकामी सिपाही डरते डरते मेरे पास आया और मुझे एक कहानी सुनाने लगा। उस आदमी ने कहा कि साहब आपको पता है कि इस इलाके का नाम रनछाणी क्यों है? क्योंकि यहां पर एक औरत जिसको ज्यादती करके कत्ल किया गया था, करीबी कबीले से ताल्लुक रखती थी। पुरानी बात है, जाहिलियत का दौर था। वो प्रेग्नेंट थी और उसकी बेटी पैदा हो गई। न सिर्फ उस बच्ची को दरगोर कर दिया गया, मगर इस औरत को भी पत्थर मार मार कर शहीद कर दिया गया। तब से इस इलाके का नाम रनछाणी कहलाता है, यानी मरी हुई औरत उर्दू में। तभी अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब बाहर का बंदा यहां पर आए और वो अच्छे दिल का हो तो उसको ये औरत धुएं के सूरत में नजर आती है, और इस औरत को जो भी देख लेता है वो जिंदा नहीं बचता साहब। उसको बुखार होता है और बिलाखिर वो दम तोड़ देता है। आतिफ कहते हैं मुझे गुस्सा आया और मैंने इस सुपरस्टिशियस वाक़े पे यकीन न किया। 3 दिन तक लगातार वो नर्सिंग का लड़का मुझे ट्रिप लगाता रहा। चौथे दिन जब मैं जिंदा बच गया तो मैंने उस इलाके के मकामी सिपाही को बुलाया
اور اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی، میں تو زندہ بچ گیا، تمہاری چڑیل مجھے تو نہ مار سکی۔ تو تبھی اس نے ایک بہت ہی عجیب واقعہ سنایا، اور وہ یہ کہنے لگا کہ صاحب جو زندہ بچ جاتے ہیں وہ شاید دل کے اچھے لوگ ہوتے ہیں، آپ دل کے اچھے ہو گئے۔ عاطف نے بعد میں میرے ساتھ یہ ذکر کیا، ظاہر ہے وہ اپنے سپاہیوں کو تو نہیں بتا سکتا تھا، کہ اس نے اس جگہ سے آنے سے پہلے بہت بڑا صدقہ دیا تھا۔ ان کے گھر میں کچھ پریشانی چل رہی تھی، جس کو ختم کرنے کے لیے اس نے رب کی راہ میں بہت بڑا صدقہ نکالا ہے۔ اور واپس آنے کے بعد عاطف مجھے یہ بتاتا ہے کہ شاید اس صدقے کی وجہ سے میں بچ گیا، شاید اس رنچھانی علاقے میں وہ قدیم مخلوق خون کی پیاسی اس رات میرا جان لینے آئی تھی، اور شاید صرف اور صرف اس صدقے کی وجہ سے رب نے میری جان بچا لی۔ عاطف کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میرے ساتھ کبھی کچھ ایسا پیش نہ آیا، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایسی جگہوں پہ رہتی ہیں جہاں پہ انسان کے جانے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، اور جب حضرت انسان ایسی جگہوں پہ آن ٹپکتا ہے تو یہ مخلوقات اپنے علاقے سے ہمیں زور زبردستی سے نکلنا آنے کے بجائے ہمارے ڈر اور ہمارے خوف کا سہارا لیتی ہیں۔ یہی چیز عاطف کے ساتھ بھی ہوئی، اور عاطف بتاتے ہیں کہ اس دھوئیں کو جب وہ آج بھی یاد کرتے ہیں تو ان کے جسم کا ایک رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوستو، آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ ہر کہانی سب سے پہلے آپ کے ڈر کو دستک دے۔ ہمیشہ کی طرح اپنا بہت بہت خیال رکھیں، پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔